अब हम दो दो कैपेसिटर लेते हैं, उनके एग्जाम्पल से हम समझेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को। मैंने एक कैपेसिटर लिया जिसकी कैपेसिटी C1 है 100 माइक्रोफेरेड और इसकी वोल्टेज रेटिंग है 20 वोल्ट। ठीक है। मैंने दूसरा कैपेसिटर लिया जिसकी कैपेसिटी है 200 माइक्रोफेरेड और इसकी वोल्टेज रेटिंग है सपोज 16 वोल्ट। ठीक है। जब मैंने इन दोनों को सीरीज में लगाया तो 1/CS इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2। कितना? 1/100 प्लस 1/200। कितना बनेगा ये? 1/CS इक्वल्स LCM, तो CS कितना बना? 200/3। 66.66 माइक्रोफेरेड। ठीक है। इनमें से पहला कैपेसिटर टॉलरेट कर सकता है 20 वोल्ट, दूसरा कैपेसिटर मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है 16 वोल्ट। तो जब आपने दोनों को लगा दिया सीरीज में तो ये मैक्सिमम कितना 20 वोल्ट सेपरेट वोल्ट बियर कर सकता है, ये मैक्सिमम कितने वोल्ट बियर कर सकता है? 16 वोल्ट बियर कर सकता है। तो मैक्सिमम मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज कितने हो गए? 20 प्लस 16 यानी कि 36। 36 वोल्ट तक ये टॉलरेट कर सकता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी घटकर रह गई 66 माइक्रोफेरेड। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो 66.66 माइक्रोफेरेड है, इट इज लेस देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इन द कॉम्बिनेशन। मैं चलिए इसी के साथ एक बार और ले लेता हूं। मैं इसके साथ एक कैपेसिटर और ले लेता हूं। मैं इसके साथ C3 और ले लेता हूं। कैसा? C3 मैं ले लेता हूं 20 माइक्रोफेरेड और इसकी वोल्टेज रेटिंग मैं ले लेता हूं 10 वोल्ट। तो अब देखना जरा ध्यान से, तीनों को अगर एक साथ मैं लगाऊं सीरीज में तो 1/100 प्लस 1/200 प्लस 1/20 LCM 200, 2 प्लस 1 प्लस 10। कितना बन गया? CS इक्वल्स 200 डिवाइडेड बाय 13। कितना बनेगा ये? 15.3, 15.3 समथिंग माइक्रोफेरेड। अब ध्यान से देखना कि नेट कैपेसिटी अब किससे कम हो गई? नेट कैपेसिटी अब आपकी 20 माइक्रोफेरेड से भी कम चली गई। और टॉलरेबल वोल्टेज कितने हो जाएंगे? आपका पहला वाला कितना टॉलरेट कर सकता है? 20 वोल्ट टॉलरेट कर सकता है। दूसरा वाला कितना टॉलरेट कर सकता है? मैक्सिमम 16 वोल्ट कर सकता है। तीसरा वाला कितना कर सकता है? 10 वोल्ट कर सकता है। तो कुल मिलाकर के अब पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है? बोलो। 46 वोल्ट तक भी ये टॉलरेट कर सकता है। लेकिन कैपेसिटी घटकर कितनी रह गई? कैपेसिटी घटकर रह गई, उससे भी कम रह गई, जो आपका सबसे छोटा कैपेसिटर है। ध्यान रखिएगा, जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो पूरे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी पूरे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी उससे भी कम हो जाती है जो सबसे छोटा आपका कैपेसिटर है। ये वाला कौन सा था? 100 माइक्रोफेरेड। ये कितना था? ये आपका 200 माइक्रोफेरेड। ये वाला कितना था? 20 माइक्रोफेरेड। तो अब क्या हुआ? अब आपकी जो कैपेसिटी है वो 20 माइक्रोफेरेड से भी कम रह गई। जो सबसे छोटा कैपेसिटर है जो सबसे छोटा कैपेसिटर है पूरे कॉम्बिनेशन में, नेट कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटी इससे भी कम हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज, जो सबसे ज्यादा टॉलरेबल वोल्टेज वाला कैपेसिटर था, उससे भी बड़ी हो जाती है। सबसे बड़ा कैपेसिटर कौन सा यहाँ टॉलरेबल था? 20 वोल्ट वाला।
लेकिन अब ये पूरा कॉम्बिनेशन 46 वोल्ट टॉलरेट कर सकता है सेफली। तो एक नेट एक टॉलरेबल वोल्टेज उस वोल्टेज से भी ग्रेटर हो जाते हैं जो आपके कॉम्बिनेशन के किसी भी कैपेसिटर, किसी भी एक इंडिविजुअल कैपेसिटर का मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज है। मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज कितना है? 20 है। ठीक है, अब इन्हीं कैपेसिटर्स को मैं पैरेलल में ले रहा हूँ, देखना, इन्हीं कैपेसिटर्स को पैरेलल में ले रहा हूँ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बनेगी कंडीशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा देखो, पहले दो कैपेसिटर लेते हैं, फिर तीसरा भी ले लेंगे। C1 आपका 100 माइक्रोफेरेड है और 20 वोल्ट मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज है। C2 कितना है? C2 आपका 200 माइक्रोफेरेड है, मैक्सिमम 16 वोल्ट इसको टॉलरेट कर सकता है सेफली। और C3 कितना है? C3 आपका 20 माइक्रोफेरेड है और मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज है कितना? 10 वोल्ट। अब आपने इन तीनों को पैरेलल में लगा दिया, ये पैरेलल में लगा दिया तीनों को, यहाँ तीनों को पैरेलल में लगा दिया, ये पॉजिटिव से जोड़ दिया आपने और इसको पूरे को यहाँ अर्थ कर दिया। तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कितनी हो जाएगी? इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगी आपकी 100 प्लस 200 प्लस 20, कितना हो गया कुल मिला करके? 320 माइक्रोफेरेड। ध्यान से देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो सबसे बड़ा कैपेसिटर है उससे भी ज्यादा हो गई। इसमें ये वाला कैपेसिटर कितना है? 100 माइक्रोफेरेड का है। ये कैपेसिटर कितना है? 200 माइक्रोफेरेड का। ये कितने का? ये 20 माइक्रोफेरेड का है। ठीक है जी। ये मैक्सिमम कितने वोल्टेज टॉलरेट कर सकता है? 20। ये कितने वोल्टेज कर सकता है? 16 वोल्ट। ये कितने कर सकता है? 10 वोल्ट कर सकता है। अब ध्यान से देखिए, इस कॉम्बिनेशन पर अगर आपने लगा दिया 10 वोल्ट तो ये भी टॉलरेट कर पाएगा, ये भी कर पाएगा और तीसरा भी कर पाएगा। लेकिन अगर आपने लगा दिया इसके ऊपर 16 वोल्ट तो 16 वोल्ट में ये दोनों तो टॉलरेट कर पाएंगे, लेकिन ये वाला तो गड़बड़ कर जाएगा, फट जाएगा, तो बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने इस पूरे कॉम्बिनेशन पर 20 वोल्ट लगा दिए तो क्या होगा? तो ये तो टॉलरेट कर पाएगा उसको, लेकिन ये दोनों खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज कितना चला गया? इसका मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज उतना होगा जितना किसी एक कैपेसिटर का सबसे कम वाला टॉलरेबल वोल्टेज बना हुआ है। तो यहाँ मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज, मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज केवल आपका कितना रहेगा? 10 वोल्ट रहेगा। 10 वोल्ट से ऊपर आप इस कॉम्बिनेशन को यूज नहीं कर सकते। लेकिन इक्विवेलेंट कैपेसिटी कौन सी क्या हो गई देखो, इक्विवेलेंट कैपेसिटी 320 माइक्रोफेरेड, जो कि आपके कॉम्बिनेशन में लगे हुए सबसे बड़े कैपेसिटर से भी ज्यादा है, सबसे बड़े कैपेसिटर से भी ज्यादा है। चार्ज सब पे डिफरेंट होगा, क्योंकि जितना भी आपने 10 वोल्ट ही लगा पाएंगे, मैक्सिमम 10 वोल्ट, 10 वोल्ट से ऊपर तो इसे यूज नहीं कर सकते। तो इस पर चार्ज कितना होगा? 100 माइक्रोफेरेड इंटू 10 वोल्ट। इस पर कितना होगा? 200 माइक्रोफेरेड इंटू 10 वोल्ट। इस पर कितना होगा? 20 माइक्रोफेरेड इंटू 10 वोल्ट। सब पर चार्ज अलग अलग होगा। चार्ज डिफरेंट है यहाँ, लेकिन वोल्टेज सबके सेम रहेंगे, एक ही वोल्टेज पर ऑपरेट कर पाएंगे इसे, अलग अलग वोल्टेज नहीं होंगे हर कैपेसिटर के लिए। वोल्टेज सेम है, चार्ज डिफरेंट है। समझ आ गई बात? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज सेम है लेकिन सब पर चार्ज अलग अलग है, क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है। हाँ, बाय द वे कैपेसिटी अगर सेम हो गई तो चार्ज भी इनके दोनों के सेम हो जाएंगे। जबकि आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पर चार्ज सेम है, लेकिन इन सबके पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस किस पर है। ठीक है जी। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं चार्ज यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 कितना, सॉरी, Q1 कितना होगा? C1V। C1V मैंने 10 वोल्ट किया है, 10 वोल्ट से ज़्यादा यूज कर ही नहीं सकता इसको मैं। तो 100 माइक्रोफेरेड इंटू 10 कितना बनेगा? 100 इंटू 10 बराबर 1000 माइक्रोकूलम। Q2 कितना हो जाएगा? Q2 आपका हो जाएगा C2V। C2 कितना है आपका? 200। 200 इंटू 10 कितना बनेगा? 2000 माइक्रोकूलम। और Q3 कितना हो जाएगा? C3 इंटू V। C3 कितना है?
जस्ट 20 इंटू 10 मतलब 200 माइक्रोकूलम। सब पर चार्ज अलग अलग है। किस पर चार्ज सबसे ज्यादा है? जिसकी कैपेसिटी सबसे बड़ी है। किस पर चार्ज सबसे ज्यादा है? जिसकी कैपेसिटी सबसे बड़ी है। किस पर चार्ज सबसे कम है? जिसकी कैपेसिटी सबसे कम है। बात समझ आ रही है? सब पर चार्ज अलग अलग है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी सारों की मिलकर के, सबकी मिलकर के इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो गई बड़े वाले से भी बड़ी। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी बनी थी? इक्विवेलेंट कैपेसिटी बनी थी आपकी सबसे छोटे से भी छोटी, ठीक है। लेकिन यहाँ चार्ज डिफरेंट है सब पर। किस पर चार्ज सबसे बड़ा है? जो सबसे, जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है उस पर चार्ज सबसे ज्यादा है, जिसकी कैपेसिटी सबसे कम है उस पर चार्ज सबसे कम है। अब यहाँ क्या है? यहाँ सब पर चार्ज बिल्कुल एक जैसा है। क्यों? क्योंकि पीछे अभी हम लोग डिस्कस कर लिया था क्या, कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में आप इसे लगाओगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ लगाओगे, तो जितना चार्ज पहली प्लेट पर उतना ही चार्ज दूसरी प्लेट पर सामने, उतना ही चार्ज पॉजिटिव में सेकंड कैपेसिटर की पहली प्लेट पर, उतना ही चार्ज सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट पर निगेटिव में। तो सारे के सारे पर चार्ज सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, Q1/C1, Q2/C2, Q3/C3। तो अब यहाँ देखना जरा ध्यान से, मैं इसी कॉम्बिनेशन में ले रहा हूँ, इसी कॉम्बिनेशन में मैं ले रहा हूँ, तीनों को मैंने सीरीज में लगाया, तीनों को मैंने सीरीज में लगा दिया, ठीक है। और पूरे कॉम्बिनेशन पर मैंने लगा दिए ये, कितने लगा दिए? 24 वोल्ट लगा दिए, सपोज 24 वोल्ट। ये आपका C1 कितना है? C1 है, कितना है C1? C1 है आपका 100 माइक्रोफेरेड। C2 है कितना? 200 माइक्रोफेरेड। और C3 कितना है? जस्ट 20 माइक्रोफेरेड। तो इस पूरे का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन कितना बना था? CS बना था आपका 15.3 माइक्रोफेरेड। तो अब कैपेस चार्ज कितना होगा? इनमें से हर एक पर चार्ज होगा 15.3 माइक्रोफेरेड इंटू 24 वोल्ट, ठीक है। 24 वोल्ट नहीं, मैं सीधे 20 वोल्ट ले रहा हूँ, मैं आपकी कैलकुलेशन नहीं बढ़ा रहा। 15 दूनी 30 और 0, तो अलग से मल्टीप्लाई कर दूं मैं। सर 306 306 306 माइक्रोकूलम, हर एक पर 306 माइक्रोकूलम होगा। अब देखना इसका पोटेंशियल डिफरेंस, पहले वाले का पोटेंशियल डिफरेंस कितना गया? पहले वाले का पोटेंशियल डिफरेंस गया Q/C1। Q कितना? 306 माइक्रोकूलम अपॉन में C1 कितना है? 100 माइक्रोफेरेड। कितना आ गया ये 3.06 वोल्ट आएगा। ये V1 आ गया। अब V2, V2 के लिए हम क्या लेंगे? 200 माइक्रोफेरेड लेंगे। V2 कितना निकल कर आएगा? V1 कितना निकल कर आया है? V1 निकल कर आया 3.06 वोल्ट। V2 कितना निकल कर आएगा? Q/C2। Q कितना है? 306/C2 कितना है? 200, है ना। तो ये कितना निकल कर आएगा देखो, V2 आपका निकल कर आएगा, अपॉन में 100 था तो ये निकल कर आया था, इससे भी आधा हो 1.53 जाएगा, कितना? 1.5, 1.53 1.5 बस इतना ही छोड़ देता हूँ मैं, 1.5 3 वोल्ट, ठीक है। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। अब V3 कितना निकल कर आएगा जी आपका? V3 निकल कर आएगा Q/C3। Q कितना है? 306 और C3 कितना है? C3 है 20। तो 20 कितना बना बोलो ये, बोलो 15.3 सर 15.3 15.3 नहीं, 03 बैठेगा, 15.3 बैठेगा, 3 रहेगा 15.03 बैठेगा। सर 3 चलो ठीक है, ये आ गया देखो। अब जरा ध्यान से देखना, V3 आया है किसके लिए? 20 माइक्रोफेरेड वाले के लिए। 20 माइक्रोफेरेड यानी जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटर है, जो सबसे छोटा कैपेसिटर है, उसके अक्रॉस वोल्टेज सबसे ज्यादा है। और जो सबसे बड़ा कैपेसिटर है 200 माइक्रोफेरेड का, इसके अक्रॉस वोल्टेज सबसे कम है। तो
सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला, V1 का 3.06 निकला, इसका कितना निकला है 1.5 वोल्ट निकला, इसका कितना निकला है 15.3 वोल्ट निकला। जो सबसे छोटा कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, जो सबसे बड़ा कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम हो गया। 20 वोल्ट, 16 वोल्ट, 10 वोल्ट इनके अपने अपने मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग थे। अगर आपने इस पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस रखा 10 वोल्ट, तो ये भी C1 C2 C3 तीनों ही प्रॉपरली काम करते रहेंगे। आपने कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस कॉम्बिनेशन का 12 वोल्ट, लेकिन 12 वोल्ट C3 टॉलरेट नहीं कर पाएगा, C2 भी टॉलरेट कर जाएगा, C1 भी टॉलरेट कर जाएगा, तो C3 खराब हो जाएगा, C3 फट जाएगा। इसका डाइलेक्ट्रिक मतलब एक्चुअली तो पूरा सर्किट ही काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब आपका ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो ये दो कैपेसिटर क्या काम करेंगे, कुछ भी नहीं। आपकी करंट सीधे 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 यहाँ से चल जाएगी, ये दो कैपेसिटर। लेकिन ये फट जाएगा, फटने के बाद खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद फिर ये काम करने लगेंगे। एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने के बाद में जब कंडक्टर बन जाता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है, तो हीट जनरेट होती है, वो एक्सट्रीमली लार्ज हीट, बहुत जबरदस्त हीट जनरेट होती है विद इन विद इन फ्यू सेकेंड। और उस हीट से ये फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट हो गया तो इसकी दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स अलग अलग हो गई, अलग अलग हो गई, तो ये काम करना बंद कर देगा और 20 वोल्ट और 16 वोल्ट खराब हुए बिना काम करते रहेंगे। लेकिन अगर 10 वोल्ट खराब हो गया और ये सर्किट में लगा रह गया, तो 16 वोल्ट और 20 वोल्ट दोनों में से कोई भी काम नहीं करेगा। अब तो ये सीधे सीधे गुड कंडक्टर बन गया, ये आपका चार्ज यहाँ आएगा, इधर बाहर निकल जाएगा, इन दोनों कैपेसिटर्स का कोई मतलब ही नहीं रह गया लगे रहने का। तो खराब तो होगा एक ही, लेकिन अगर ये खराब वाला सर्किट में लगा रहा तो बाकी दोनों को भी काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये खराब होकर फट गया, ओपन हो गया, दोनों के कांटेक्ट अलग हो गए, तो फिर बाकी जो दो लगे हुए ये काम करते रहेंगे अपने, ये खराब हुए बिना काम करते रहेंगे। आपने अगर लगा दिया 18 वोल्ट, तो ये दोनों खराब हो जाएंगे, ये काम करता रहेगा आपका। समझ रहे हो बात को? दोनों बातें अलग अलग हो गई, खराब हो जाना एक अलग कंडीशन है, और बाकी दोनों काम करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे, ये डिपेंड करता है कि जो खराब वाला वो सर्किट में है अभी मौजूद, या सर्किट में से फट के बाहर निकल गया। ये फट जाता है, रियली फट जाता है। मेरे साथ कितनी बार हुआ है, कितनी बार मेरे साथ ऐसे चांस हुआ है कि गलत मैंने यू काम कर लिया, रिवर्स पोलैरिटी लगा दी, या वोल्टेज मुझे ध्यान नहीं था कि कितने वोल्ट है, मैंने लो वोल्टेज रेटिंग का लगा दिया, फट गया। बिल्कुल जब पटाखा होता है आपका उसकी तरह फट जाता है, बिखर जाता है, चारों तरफ छितर जाता है। तो फट करके अगर निकल गया सर्किट के बाहर ये, तो बाकी दोनों काम करते रहेंगे। लेकिन शॉर्ट हो गया और इतनी हीट जनरेट नहीं हो पाई कि फट पाए, लगा रह गया, तो फिर ये दोनों भी काम नहीं करेंगे। खराब होगा केवल वो जिससे ऊपर आपके वोल्टेज चले गए, जिसकी वोल्टेज रेटिंग से ऊपर आपके वोल्टेज चले गए, केवल वो खराब होगा, बाकी खराब नहीं होंगे। एक टेबल बनी हुई है, टेबल बनी हुई है आपके नोट्स में, उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिलेटिव स्टडी आपको यहाँ गिवन है। सबसे पहली बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर। कैपेसिटर्स एक दूसरे के आगे पीछे जुड़े हुए होते हैं। और पैरेलल में क्या होते हैं, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। जितने भी कैपेसिटर होंगे, 2 कैपेसिटर हो 10 कैपेसिटर हो, वो कहीं ना कहीं बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स आपके जुड़े हुए होंगे। इस बात को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स आर वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा। पहले वाले की सेकंड प्लेट से सेकंड वाले की फर्स्ट प्लेट जुड़ी हुई है। यहाँ पहले फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट एक साथ एक ही पॉइंट पर जुड़ी हुई है। सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट, फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट, ये दूसरे एक पॉइंट पर जुड़ी हुई है। समझ लो इस बात को, ध्यान से समझ लो जरा, ध्यान से, कि ये अक्सर जो है इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन एक दूसरे के साथ पैरेलल में है और कौन एक दूसरे के साथ सीरीज में है। सीधी सी बात ये है,
ये मैंने सेल लगा दिया। सेल का जो निगेटिव वाला सिरा होता है इसको हम अर्थ मान के चलते हैं, ये सिरा जीरो पोटेंशियल पर है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट वन, C1 की, C1 की प्लेट टू, और ये प्लेट टू कैपेसिटर C2 की प्लेट वन से जुड़ी हुई है, और ये प्लेट टू अगले आगे चली गई। तो ये एक के बाद में दूसरा आया हुआ है। सीधी सी बात ये है कि सेकंड तक पहुंचने के लिए आपको पहले वाले के ऊपर से कूद के जाना पड़ेगा, और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। पहले वाले को छलांग मार के इसके ऊपर कूद के जाएंगे, तब दूसरे वाले पर जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए फिर आपको इसके ऊपर कूदना पड़ेगा। तो ये दोनों आपस में कैसे लगे हुए? सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए। ठीक है। फिर एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, दो कैपेसिटर है। ठीक है। इसके बाद देखना जरा ध्यान से, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे सीरीज में लगा रखे हो, लेकिन दोनों आपस में कैसे हैं? ये पैरेलल में है, दोनों आपस में पैरेलल में है। ध्यान से देखिए आप, कैपेसिटर C1 की प्लेट P1 कहाँ गई हुई है? निगेटिव पर गई हुई है, यहाँ इस पॉइंट पर जुड़ी हुई है। कैपेसिटर स्लेट की P1 कहाँ जुड़ी हुई? इसमें से किसी भी प्लेट को आप P1, किसी भी प्लेट को आप P2 कह सकते हैं, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लो। कहाँ गई हुई? सीधी यहाँ चली गई। इसकी प्लेट P2 कहाँ चली गई? ये रही। इसकी प्लेट P2 कहाँ चली गई? ये रही। तो एक्चुअल में ये दोनों ही कैपेसिटर A और B पॉइंट के बाद बीच में जुड़े हुए हैं। इन दोनों ही कैपेसिटर की एक एक प्लेट सीधे P पर, A पर जुड़ी हुई, इन दोनों ही कैपेसिटर की एक एक प्लेट सीधे कहाँ जुड़ी हुई है? B पर जुड़ी हुई है। तो ये दोनों कैपेसिटर आपस में कैसे हैं? ये आपस में पैरेलल में। मैंने जानबूझ करके आपको कंफ्यूजिंग डायग्राम बनाए। देखने में ऐसा लगता है सीरीज में है, देखने में ये ऐसे लग रहे हैं जैसे पैरेलल में लगे हुए। नहीं, पैरेलल में नहीं है। देखने में क्या लगते हैं इससे कोई मतलब नहीं, देखने में कैसे लग रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। सिंपल सी बात है, अगर एक कैपेसिटर की प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है तो ये सीरीज में है। इत्तेफाक से अगर यहाँ से बीच में से कोई कनेक्शन निकल के एक कैपेसिटर लग जाता है या कुछ और लग जाता, फिर ये दोनों सीरीज में नहीं होते, फिर सीरीज में नहीं होते। अगर यहाँ से कोई एक कैपेसिटर और निकल जाता तो फिर ये सीरीज में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि अब इनके बीच में कुछ और भी आ रहा है। सीधे सीधे एक कैपेसिटर की प्लेट सीधे सीधे दूसरे कैपेसिटर से जुड़ी हुई हो, बिना किसी बीच के जंक्शन के, बिना किसी जोड़ के, बिना किसी जंक्शन के, तब ये सीरीज में है। बीच में एक कैपेसिटर यहाँ आ गया, नहीं है सीरीज में अभी। बात समझ आई इतनी आपको? हम्म। अभी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, उसमें ज्यादा आपको और क्लियर हो जाएगी। सिंपल सी बात है। एक सर ये कैपेसिटर, लास्ट वाली बात समझ में नहीं आई। कौन सी? सर ये मतलब एक कोड लगा दिया तो सीरीज में क्यों नहीं है? हाँ समझ लो। देखो, एक कैपेसिटर है, इसकी प्लेट सीधे सीधे अगले कैपेसिटर पर चली गई, तो अब ये आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है। करेक्ट। अगर आपकी कॉम्बिनेशन ये बनता है और यहां से फिर ये जुड़ जाएगा, तो अब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है। अब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है। अब हो सकता है ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, या ये वाले आपस में सीरीज में कॉम्बिनेशन में हो। अब हमें इसके आगे पीछे के सर्किट भी कंसीडर करने पड़ेंगे। दोनों कैपेसिटर के बीच में से अगर कोई एक कैपेसिटर और जुड़ गया, या कोई रेजिस्टेंस जुड़ गया, या कोई बैटरी जुड़ गई, कुछ भी अगर यहाँ बीच में कनेक्ट हो गया, तो अब ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं रहेंगे, बशर्ते कि ये यहाँ ओपन ना हो। अगर बाई द वे यहाँ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर काम ही नहीं कर रहा। अगर ये कैपेसिटर भी आपका क्लोज्ड सर्किट में आ रहा है, तो फिर ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं होंगे। सीधी सी बात ये है कि जब भी आप कैपेसिटर्स को कंसीडर करेंगे सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये आपने दोनों सीरीज में कॉम्बिनेशन में कंसीडर कर लिए, तो आपके जो सर्किट का बाकी पार्ट है, सर्किट में बड़े लंबा सर्किट होगा आपके सामने, उसमें से दो कैपेसिटर आपने छांटे कि ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो जो बाकी आपका सर्किट है वो अनअफेक्टेड रहना चाहिए, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े।
लेकिन अगर आप यहाँ इन दोनों सर्किट, इन दोनों कैपेसिटर को ले रहे हैं, तो फिर यहाँ से बीच में बाकी सर्किट, सर्किट का दूसरा पार्ट भी इस पर इफेक्ट डाल रहा है, ये सीरीज में आपके नहीं बनेंगे कॉम्बिनेशन। अभी हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगी ये बात, ठीक है। लेकिन अभी आप ये सीधी सीधी बात याद रखिए, बिल्कुल मोटी सी बात है, एक के बाद दूसरा लगा हुआ है तो दोनों आपस में सीरीज में है, बीच में अगर कुछ और जुड़ गया तो सीरीज में नहीं है। सीधे सीधे दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो ये आपस में पैरेलल में है, और अगर दो पॉइंट्स के बीच में नहीं लगे हुए तो ये पैरेलल में नहीं है। क्लियर हुई इतनी बात। इसी में भी देखो ध्यान से, इसमें अगर मैं एक कैपेसिटर यहाँ लगा दूं, अब ये दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में नहीं है। क्यों? क्योंकि चल ठीक है, इनकी दोनों प्लेट ए तो यहाँ जुड़ गई, लेकिन ये वाली प्लेट चलो बी पर आ गई, लेकिन ये तो बी से पहले फिर इसमें बीच में कुछ और पड़ गया, बीच में से अगर यहाँ कुछ भी कनेक्शन निकल के चला गया फिर ये आप, नहीं कनेक्शन की बात नहीं, अगर बीच में एक कैपेसिटर और पड़ गया तो अब ये दोनों आपस में पैरेलल में नहीं रहेंगे। सीधे सीधे प्लेट अगर जुड़ गई दो पॉइंट के बीच में तो आपस में दोनों पैरेलल में है ही। इसके अलावा सर किताब, दोनों ब्लू वाले, सर दोनों ब्लू वाले तो पैरेलल में नहीं रहेंगे, अगर ब्लू वाले और रेड वाले का सम कर दें तो वो तो इसके पैरेलल में हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में अगर ये नहीं है रेड, लेकिन हाँ, हाँ आप सही कह रहे हो कि अगर इन दोनों को सीरीज, ये दोनों अब सीरीज में आ गए, देखो ये दोनों किस में आ गए अभी, ये दोनों सीरीज में आ गए, बाकी सर्किट बाहर निकल गया, बाकी सर्किट को कोई मतलब नहीं, ये दोनों सीरीज में। इन दोनों को एक बनाकर इसका इक्विवेलेंट अगर आप यहाँ लगा दोगे तो वो इसका, इन दोनों का इक्विवेलेंट और ये C1, फिर ये आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। लेकिन सीधे सीधे C2 C1 के पैरेलल में नहीं है। C1 और C3 का इक्विवेलेंट यहाँ लगा दो आप, इस दोनों को हटा के इन दोनों की जगह एक लगा दो जो इन दोनों के जैसा ही काम करे, तो फिर वो एक जो बना इनका इक्विवेलेंट, वो एक इस C1 के साथ पैरेलल में आ जाएगा। लेकिन अब अभी ये C1 और C2 आपस में पैरेलल में नहीं है। कुछ थोड़ी बात क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद कुछ ये छोटे छोटे से पॉइंट है, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। हमने सब पहले चेक कर लिया, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हर एक कैपेसिटर पर चार्ज सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम है? सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज इन ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। नेक्स्ट, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर डिफरेंट, स्मॉलर द कैपेसिटर लार्जर इज द पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा? सबसे छोटे कैपेसिटर का। स्मॉलर द कैपेसिटर लार्जर इज इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहाँ क्या अलग अलग है? यहाँ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट, लार्जर द कैपेसिटर लार्जर इज द चार्ज ऑन इट। जितना बड़ा चार्ज कैपेसिटर होगा, कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही बड़ा उसके ऊपर चार्ज स्टोर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये आपने फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपने पढ़ ही लिया है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी, यानी 1/CS इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जबकि यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? कैपेसिटी ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज इक्वल टू सम ऑफ कैपेसिटीज ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर, CP इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट ये भी आपने डिस्कस कर लिया है, कौन सा? इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर। पूरे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी उससे भी कम हो जाएगी जो पूरे कॉम्बिनेशन में सबसे छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है। और यहाँ क्या होगा? यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज लार्जर देन लार्जेस्ट कैपेसिटर। कुल मिलाकर के कैपेसिटी पूरे कॉम्बिनेशन की उससे भी बड़ी हो जाएगी जो पूरे कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा कैपेसिटर आपका लगा हुआ है। करेक्ट। तो सिंपल सी बात है, इसे हम कब यूज करेंगे? यूज टू इंक्रीज मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज। मतलब सीधी बात यह है कि मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, ये दो कैपेसिटर हैं, दोनों की वोल्टेज रेटिंग है कितनी? 16 वोल्ट, 16 वोल्ट और 16 वोल्ट। लेकिन मुझे सर्किट में यूज करना है 24 वोल्ट पर,
तो क्या करूं मैं, दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दूं, इसकी निगेटिव इसकी पॉजिटिव से यहाँ ए इसे ज्वाइन कर दूं मैं, यहाँ जोड़ लगा दूं, इसमें ज्वाइन कर दूं। और अब ये दोनों सिरे के बीच में जो कैपेसिटर है, वो मेरा कैपेसिटर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 24 वोल्ट को आराम के साथ टॉलरेट कर पाएगा। लेकिन क्या होगी, कैपेसिटर 2200 MFD नहीं मिलेगी मुझे। अब कैपेसिटर मुझे दोनों की कुल मिलाकर कैपेसिटी मुझे 1100 माइक्रोफेरेड मिल पाएगी, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी जुड़ करके आधी हो जाएगी। अगर दोनों इक्वल है तो नेट कैपेसिटी आधी हो जाएगी। तो इसे हम कब यूज करते हैं, जब हमें मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज ज्यादा करना हो। और सीधी सी बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज कब करेंगे, जब हमें कैपेसिटी इंक्रीज करनी हो, जब लार्जर कैपेसिटी यूज करनी हो, कैपेसिटी बढ़ानी हो। छोटे कैपेसिटर है हमारे पास, मुझे 2200 माइक्रोफेरेड का मुझे यूज करना 4400 माइक्रोफेरेड, तो दोनों को मैं पैरेलल में लगा दूं, 2200 मिलकर 4400 माइक्रोफेरेड मुझे मिल जाएगा। जब कैपेसिटी बढ़ानी हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज हमें बढ़ाने हो तो कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। क्लियर है इतनी बात सारी।